ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। सो आज हम लोग देखेंगे, आज की क्लास हमारी होने वाली है पहले सबसे पहले स्पार्क आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन और डैक्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पार्क आर्किटेक्चर। हम लोग आज देखेंगे आज की क्लास में स्पार्क आर्किटेक्चर। स्पार्क आर्किटेक्चर, ठीक है। तो स्पार्क आर्किटेक्चर बेसिकली, स्पार्क आर्किटेक्चर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बिग डेटा का। ठीक है, बिग डेटा का जनरलाइज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बिग डेटा कैसे काम करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि बिग डेटा कैसे काम करता है और कि बिग डेटा में प्रोसेसिंग कैसे चलती है। हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिग डेटा जो है, बिग डेटा कॉन्सेप्ट जो है, वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करता है। क्या करता है? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मतलब एक हमारा रहेगा मास्टर नोड, ठीक है, एक हमारा रहेगा मास्टर नोड जिसको हम लोग जनरली नेम नोड भी बोलते हैं या ड्राइवर नोड बोलते हैं, या तो नेम नोड बोलते हैं या फिर ड्राइवर नोड बोलते हैं। ठीक है, ये हो हमारा होता है मास्टर या मास्टर नोड भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे कनेक्टेड हमें कई सारे डेटा नोड्स होंगे। ठीक है, कई सारे डिपेंडिंग अपॉन योर क्लस्टर साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा नोड, ये हमारा डेटा नोड 2, डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3, डेटा नोड 4 और एन नंबर ऑफ डेटा नोड्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटर नोड। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर नोड। ठीक है, एग्जीक्यूटर नोड। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले ये होता क्या है। ये जो मास्टर नेम नोड होता है, मास्टर नोड होता है या ड्राइवर नोड होता है, ये ना बहुत अच्छी मशीन का होता है। ठीक है, जो कंपनीज इसको खरीदती है, काफी महंगी मशीन होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है, हाई क्वालिटी की होती है, मतलब इसका जो इसके जो अंदर पार्ट पुर्जे होंगे बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे। ठीक है, ड्राइवर नोड के मतलब मास्टर नोड के। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं कॉमोडिटी हार्डवेयर। ठीक है, कॉमोडिटी हार्डवेयर मतलब ये आप जनरल मशीन्स होते हैं। जनरल मशीन मतलब आप अपना सिस्टम नहीं। ठीक है, अपना सिस्टम को जनरली, अपना सिस्टम तो बहुत ही बेकार होता है। वह जो सर्वर का सिस्टम होता है वो सस्ता होता है, मतलब कि वो आप सस्ते सस्ते में काम चला सकते हो। ठीक है, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारा बिग डेटा कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो हम लोग सीक्वल सर्वर जैसे आता था, एसएसएमएस, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम आता था। वो क्या आता था? उसमें उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता था वो सभी अच्छे मशीन के होते थे, या फिर ओरेकल हो गया। जो जो भी सर्वर यूज होते थे स्टोरेज के लिए, वो वो काफी महंगे होते थे। ठीक है, और इनके रिप्लेसमेंट में भी बहुत खर्च होता था। मान लो कि अगर कुछ रिप्लेस करना हुआ या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना हुआ, तो क्या होता था कि आपको पूरा सिस्टम को ही छेड़ना पड़ता था, या फिर सिस्टम ही रिप्लेस करना होता था। या सिस्टम का साइज, मान लो कि आपके ओरेकल सर्वर का साइज है 100,000 GB। ठीक है, आपको ये 2000 GB करना है। ठीक है, आपके साइज को 2000 GB करना है। तो आपको उस समय क्या था कि आपको ये ऐड करने में बहुत तकलीफ होती थी। तो ये पूरा मशीन ही रिप्लेस होता था, पूरा सर्वर मशीन ही रिप्लेस होता था। लेकिन अब क्या है कि आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो आप एक और नोड लगा के यहाँ पर ऐड कर लो, एक और मशीन लगा के ऐड कर लो डेटा नोड्स। ठीक है, तो ड्राइवर नोड जो होता है वो हमारा स्टोर करता है मेटा डेटा। ये कोई डेटा स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मतलब डिटेल अबाउट एड्रेस, प्रॉपर्टी, है ना, किस, और एक्चुअल डेटा जो होता है वो हमारा सेव होता है डेटा नोड्स पे। ठीक है,
मतलब मेटा डेटा कहने का मतलब कि कौन सा डेटा किसके पास है, ये इंफॉर्मेशन रहता है, किस टाइप का डेटा, कौन कितने साइज का डेटा किसके पास है, ये सारे इंफॉर्मेशन होता है ड्राइवर नोड के पास। ठीक है, और एक्चुअल डेटा होता है हमारा नेम नोड के डेटा नोड के पास, मतलब एग्जीक्यूटर नोड के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं कि मेटा डेटा इंफॉर्मेशन कौन रखता है, तो ये ड्राइवर नोड रखता है। ठीक है, ड्राइवर नोड के पास इंफॉर्मेशन होता है या फिर नेम नोड के पास इंफॉर्मेशन होता है, आप नेम नोड बोल लो या ड्राइवर नोड बोल लो, एक ही चीज है। और एक्चुअल डेटा कहाँ रहता है, एक्चुअल डेटा होता है हमारा डेटा नोड पे, डेटा नोड्स पे, या फिर एग्जीक्यूटर नोड पे, एक ही चीज है। एग्जीक्यूटर नोड बोल लो या डेटा नोड बोल लो, एक ही चीज है। क्लियर है? यस। ठीक है, अब ये डेटा नोड है कैसे। हाँ हाँ, कोई एग्जांपल देना, मेटा डेटा और डेटा एक्चुअल डेटा। ओके, एग्जांपल है जैसे कि मान लो कि employee.csv है। ठीक है, ये आपकी फाइल है 256 MB की। ठीक है, अब क्या हुआ, इस फाइल को हम, ये कितने ब्लॉक्स में टूटेगी पहले मुझे ये बताओ आप। अगर मैं इसको ब्लॉक्स में तोड़ना चाहता हूँ कितने ब्लॉक्स में टूटेगी? दो ही ब्लॉक होंगे, 128 का होता है ब्लॉक। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, 256 अपॉन 128, 2 ब्लॉक्स में टूटेगी। ठीक है, इसके 2 ब्लॉक्स हुए, और अगर हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर इसका 3 है तो कितने ब्लॉक्स हुए टोटल? 6 हुए। ठीक है, 2 × 3 = 6, तो ये टोटल हमारा ब्लॉक्स हुआ 6। ठीक है, मान लो कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, फिर पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ डेटा पार्ट 1 में होगा, कुछ डेटा पार्ट 2 में होगा। इसी तरह रेप्लिकेशन फैक्टर को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये 6 भाग में बटे। अब ये P1 कहाँ सेव है, ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन होगा। मान लो कि P1 जो है वो डेटा नोड 1 पे सेव है, तो ऐसे सेव होगा। ठीक है, ये फाइल का ब्लॉक जो है P1 वो डेटा नोड 1 पे सेव है। ठीक है, ठीक है, P2 के क्या कहां सेव है, ये भी डेटा नोड 1, ये मान लो कि डेटा नोड 3 पे सेव है। फिर ये वाला जो P1 है वो डेटा नोड कहां सेव है, डेटा नोड 4 पे सेव है। तो ये इंफॉर्मेशन जो होता है ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है, एड्रेस सेव किया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये सेव किया एड्रेस, तो ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन हुआ, और ये कहाँ रहता है हमारा ड्राइवर नोड। और एक्चुअल डेटा इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय का डिटेल होगा, ठीक है, ये एक्चुअल डेटा कहाँ सेव होगा, डेटा नोड्स पे। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग हमारी जो होती है वो डेटा नोड पे ही होती है। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो डेटा नोड पे ही होगी। ये कंफ्यूज मत करना आप लोग कि नेम नोड पे डेटा जाता है, नहीं, क्योंकि कंप्यूटेशन मूव करता है, डेटा मूव नहीं करता, कंप्यूटेशन मूव करता है। ठीक है, तो डेटा नोड पे प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जो भी मान लो कि जैसे a+b कमांड दिया हमने, तो ये कंप्यूटेशन, ये कोड जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये सब कोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कोड a+b जब गया यहाँ पर गया तो ये इंडिविजुअल पैरेलली ये लोग प्रोसेसिंग करेंगे, सभी के सभी प्रोसेसिंग करेंगे, और सब अपना रिजल्ट फाइनल एग्रीगेशन जो है वो नेम नोड को देंगे। यही सिस्टम चलता है बिग डेटा का। ठीक है, चाहे आप स्पार्क ले लो, चाहे हाइव ले लो, चाहे आप गूगल क्लाउड ले लो, गूगल का वो सिस्टम ले लो, जीएफएस सिस्टम ले लो, किसी भी बिग डेटा सिस्टम में यही कॉन्सेप्ट चलता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि डेटा नोड इंडिविजुअली प्रोसेस करेगा ब्लॉक्स में डेटा को, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो देगा नेम नोड को। बस यही आप समझ लो, इतना समझ गए तो आप समझो कि बिग डेटा का कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, ठीक है,
ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे यहां तक तो समझ में आ गया, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है? प्रवीण, नेहा, दीपक, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ दीपक आपको क्लियर है? दीपक है क्या? दीपक चला गया क्या? म्यूट है तो, लेकिन म्यूट पे है चलो ठीक, और इंटरेक्टिव है, पता नहीं मुझे लगता है कनेक्ट चलो करके गई है, हो जाता है चलो क्या? कोई बात नहीं। हम्म, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां एक कॉन्सेप्ट आया, स्पार्क आर्किटेक्चर अब कैसे काम करता है वो मैं बताता हूं। स्पार्क आर्किटेक्चर कैसे काम करता अभी तुमने वो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट बताया था है? ना, हाँ, अब हम इसका अब हम देखेंगे, लोग ठीक है? स्पार्क आर्किटेक्चर में देख रहे हैं कि स्पार्क आर्किटेक्चर कैसे, ये थोड़ा सा काम वैसे ही करेगा, बस थोड़ा सा हम लोग इसको जनरलाइज टर्म्स में समझेंगे कि स्पार्क आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है? तो स्पार्क आर्किटेक्चर जो है वो बस ट्रिगर होता है स्पार्क सबमिट कमांड से, ठीक है? आप डेटाब्रिक्स में ये कभी देखोगे नहीं, ठीक है? ये जब हम लोग कमांड लेवल पर काम करते हैं ना, CLI पर, ठीक है, CLI इंटरफेस पर करते हैं तो स्पार्क सबमिट हम लोग सबमिट करते हैं। डेटाब्रिक्स में आप शायद ही ये चीज देखो, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखा भी है डेटाब्रिक्स में, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही लो, ठीक है, कि स्पार्क सबमिट क्या होता है। स्पार्क सबमिट इज बेसिकली अ स्पार्क इन्वोकिंग कमांड, ठीक है? आप स्पार्क के जॉब को जब इन्वोक करते हो तो स्पार्क सबमिट के थ्रू करते हो, ठीक है? तो इसमें आप डिटेल दोगे, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, ठीक है, पार्टीशन नहीं, पार्टीशन साइज क्या क्या देना पड़ता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है, CPU कोर्स, ठीक है, और ड्राइवर मेमोरी, ठीक है? ये सब पैरामीटर आपको पास करने होते हैं, ठीक है? आपको आपकी ड्राइवर मेमोरी कितनी चाहिए, ठीक है? जैसे आप मान लो कि 500 GB रखना चाहते हो तो 500 GB रखो। नंबर ऑफ कोर्स पर पर एग्जीक्यूटर आप कितना रखना चाहते हो, मैं बताता हूँ कि ये सब क्या है। मान लो कि आप 2 रखना चाहते हो तो 2 मिलेगा आपको। नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर आप कितना रखना चाहते हो, तो मान लो कि यहाँ जैसे 6 है तो आपने 6 रखा, ठीक है? पहले जानते हैं कि क्लस्टर साइज की, क्लस्टर क्या होता है, ठीक है? तो क्लस्टर इज नथिंग बट इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है? मतलब कहने का मतलब कि आपके बहुत सारे मशीन्स हैं, वो नेटवर्किंग के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, इवन नेम नोड भी, ठीक है, इवन नेम नोड भी, ठीक है? तो इसको बोलेंगे क्लस्टर, ठीक है? बहुत सारे सर्वर मशीन्स हैं, सर्वर मशीन है, ठीक है? वो सब सर्वर मशीन है, ठीक है? ये भी सर्वर मशीन है, ये भी सर्वर मशीन है, ये भी सर्वर मशीन है। बहुत सारे आपस में मशीन जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो कलेक्टिवली दे आर नोन एज क्लस्टर, ठीक है? क्लस्टर। तो क्लस्टर और क्लस्टर आप जब भी स्पार्क जब डिफाइन करते हो ना, जब भी आप स्पार्क डिफाइन करते हो तो स्पार्क में आपको जब भी क्लस्टर, सबसे पहले तो आपको क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको उस समय ये सारे पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे, ठीक है? आपसे पूछेगा कि आपको कैसा क्लस्टर बनाना है, ठीक है? सबसे पहले यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपका क्लस्टर साइज क्या होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ कोर्स क्या होने चाहिए, आपके टोटल एग्जीक्यूटर कितने होने चाहिए, ठीक है? वर्कर नोड क्या होने, अच्छा इसको वर्कर नोड भी बोलते हैं, इसको डेटा नोड, एग्जीक्यूटर नोड या वर्कर नोड, तीनों में से कोई एक कुछ भी बोल लो, ठीक है? और इसको नेम नोड,
नेम नोड, मास्टर नोड या फिर ड्राइवर नोड, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो जब भी आप स्पार्क सबमिट कोई कमांड है, जैसे CLI के थ्रू आपने कोई कमांड यहां पास किया, जैसे आपने कमांड क्या पास किया कि भाई मुझे एम्प्लॉय के एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट वाइज मुझे एम्प्लॉय का हाईएस्ट सैलरी पता करना है, ठीक है। ये आपने कमांड एक दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज आपको हाईएस्ट सैलरी पता करना है। तो आपको कैसे आप हाईएस्ट सैलरी पता करोगे? ये चीज आप स्पार्क को बताओगे कि भाई मुझे ये चाहिए। तो आपका सबसे पहले आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने कोई कोड बनाया, उस कोड को आपने स्पार्क सबमिट के थ्रू आपने इन्वोक किया, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाएगा ड्राइवर नोड के पास, ठीक है। अब ड्राइवर नोड जो होगा वो ड्राइवर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट इन्वोक करेगा, ठीक है, ड्राइवर प्रोग्राम को इन्वोक करेगा, ठीक है। और ये ड्राइवर प्रोग्राम, यार ये छोटा हो गया, रुक जाओ उसको थोड़ा बड़ा करने दो। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स मैनेजर का, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर का हडूप में भी आता है कॉन्सेप्ट, इसलिए कंफ्यूज ना होना, ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ये ड्राइवर नोड को इन्वोक करेगा, ठीक है। ड्राइवर नोड ड्राइवर प्रोग्राम को कॉल करेगा, और ड्राइवर प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, एप रिसोर्स मैनेजर को कॉल करेगा, ठीक है। व्हाट इज रिसोर्स मैनेजर? तो रिसोर्स मैनेजर इज नथिंग बट प्रोजेक्ट मैनेजर इन योर कंपनी। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास टास्क आता है, आप जनरल सिनेरियो में सोच के देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास टास्क आता है, ठीक है, क्लाइंट इसको इंटरेक्ट करता है। यहां पर हमने हमारा क्लाइंट क्या है? स्पार्क सबमिट है, ठीक है। तो उसको क्लाइंट ने क्या किया? टास्क दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर किसके पास जाता है? सारे डेवलपर्स के पास जाता है, डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3, ठीक है। और तीनों को टास्क असाइन कर देगा, T1, T2, T3। डेवलपर 1 ने अपना काम कर दिया, डेवलपर 2 ने अपना काम कर दिया, डेवलपर 3 ने अपना काम कर दिया। तीनों जाकर फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम सबमिट करेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा। समझ में आया है गाइस? ये क्या है? कितना तो समझ में आया है ना? उसी तरह रिसोर्स मैनेजर जस्ट मैनेज करता है, ठीक है, और ये इंटरेक्ट करेगा आपके डेटा नोड से। मतलब ड्राइवर नोड डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, रिसोर्स मैनेजर के थ्रू करेगा। और रिसोर्स मैनेजर को हम लोग जनरल हडूप के टर्म में बोलते हैं यार्न, ठीक है। यानी रिसोर्स नेगोशिएट करेगा, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। मतलब ये रिसोर्स को नेगोशिएट करता है, किसके पास क्या। मान लो कि ये डेवलपर 1 बिजी है तो इसको काम नहीं देगा, D2 पूरा तरीके से खाली है तो इसको T1 प्लस T2 दोनों काम असाइन कर देगा, है ना। अगर T1 काम छोटा है तो T1 T2 दोनों काम असाइन कर देगा। D3 भी खाली बैठा है तो मतलब कि ये रिसोर्स मैनेज करता है, जिसके पास काम है उसको ये उठाकर ये काम दे देगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। राइट? समझ में आया ये चीज? ठीक है। इसी तरह यार्न भी होता है, मेसोस भी होता है, अलग अलग तरीके के ये रिसोर्स नेगोशिएटर मार्केट में है, लेकिन सबसे पॉपुलर है यार्न, ठीक है। तो यार्न क्या करेगा, मतलब रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा? रिसोर्स भी ये रिव्यू मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है। आपकी आवाज धीमे आ रही है प्रवीण। हेलो, मैंने कहा मेरे मेसोस भी रिसोर्स मैनेजर है। मेसोस भी रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। तो यार्न, मेसोस, ये सब रिसोर्स मैनेजर है। और भी होंगे, मुझे याद नहीं है। यार्न और मेसोस तो मुझे याद है, लेकिन सबसे पॉपुलर यार्न है, ठीक है। 99% जगह यार्न ही यूज होता है, ठीक है। तो यार्न क्या करेगा? ड्राइवर नोड के पास जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ड्राइवर नोड के पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। ड्राइवर नोड के पास, हर ड्राइवर नोड के पास, ठीक है, हर ड्राइवर नोड के पास, ठीक है, हर ड्राइवर नोड के पास होता है एप्लीकेशन मास्टर।
मास्टर। ठीक है, अब तुम इस थोड़े से आप लोग इस सिनारियो को थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस सिनारियो को थोड़ा सा बढ़ा दो। रिसोर्स मैनेजर गया, क्लाइंट के पास एक बड़ी रिक्वायरमेंट आई है ना, बिग रिक्वायरमेंट आई है। तो इसने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने मॉड्यूल में बांट दिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। ठीक है, और इसने अलग अलग टीम्स बांट दी है, टीम 1, टीम 2, टीम 3। ठीक है, समझ में आया? टीम 1 में 3 डेवलपर है, टीम 2 में 2 डेवलपर है, टीम 3 में 2 डेवलपर है। टीम 1 जो है, टीम 1 के लीड है। ठीक है, ये जो लीड है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3 इन तीनों से काम कराओ। उसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, टीम 1 के डेवलपर को बोल दिया तू इसे काम करा, है ना, इसे काम कराओ। फिर दूसरे लीड को, लीड नंबर 2 को दे दिया, है ना, कि टीम 2 को दे दिया कि तुम इससे डेवलपर 4 और डेवलपर 5 से काम कराओ। फिर यहां पर इसी तरह सिमिलरली डेवलपर 6 और डेवलपर 7 से काम कराओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेगा, डेवलपर अपने अपने इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेगा, और ये रादर देन डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करने के, ये लोग क्या करेगा कि T1 को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जनरल सिनेरियो में देखते हो कि आप अपने टीम लीड को ही रिपोर्ट करते हो ना, आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर से थोड़े ना इंटरेक्ट करते हो। इंटरेक्ट करते हो, बिल्कुल करते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते हो, वो टीम मीटिंग में आप करते हो। नहीं तो जनरल केस में आप अपने टीम लीड को रिपोर्ट करते हो, राइट? अगर कोई टास्क मिलता है तो आप अपने पहले टीम लीड को बताओगे, एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉलो करोगे ना आप, करेक्ट? आप टीम लीड को बताओगे, लीड जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा। एम आई टेलिंग करेक्ट? ठीक है ना? तो यही सिनारियो जो होता है वो आपके जनरल इसमें भी होता है। ठीक है, स्पार्क में भी होता है। क्या किया हमने ये मेरा स्पार्क सबमिट जो है वो है क्लाइंट। ठीक है, स्पार्क सबमिट कमांड जो है हमारा, ये जो कमांड है वो है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट ये क्या किया कि ड्राइवर नोड से इंटरेक्ट किया। ड्राइवर नोड ने कहा कि भाई रिसोर्स मैनेजर, ड्राइवर नोड ने रिसोर्स मैनेजर को काम दे दिया। अब रिसोर्स मैनेजर जो है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन हर एग्जीक्यूटर को इसने टीम्स में बांटा हुआ है ऑलरेडी, तो हर एग्जीक्यूटर को बोल देगा कि भाई जो टास्क्स हैं वो जाकर आप अपने अपने एग्जीक्यूटर से परफॉर्म कराएं। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जीक्यूटर का सिनारियो ले लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन मास्टर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हर एग्जीक्यूटर पे यही चीज होगा, मैं एक एग्जीक्यूटर का बता रहा हूं। एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा कि यहां पर टास्क को कोर्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये कोर्स जो होता है, ठीक है, पार्टीशन के बेसिस पे होता है। कोर्स मतलब क्या हुआ, टास्क। कोर्स जनरल टर्म में कोर्स का मतलब हुआ टास्क। ठीक है, तो मान लो कि हर एक सिस्टम को ये आप जब असाइन करते हो ना, तो यही मैंने बोला, नंबर ऑफ कोर्स यहाँ 2 असाइन किए हो यहां पर, यानी कि आप हर सिस्टम को बोल रहे हो कि दो कोर्स है, तो एक बार में ये 2 टास्क को पैरेलली प्रोसेस करेगा। ठीक है, टास्क 1, टास्क 2। मान लो कि इसके पास 10 टास्क है। ठीक है, 10 टास्क है, तो ये एक बार में 2 टास्क को ये पैरेलली प्रोसेस करेगा। ये कोर्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो कोर्स आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है और रैम, इन 2 चीज पर ये कोर्स भी डिसाइड होते हैं कि कोर्स आपका कितना होगा। आपके सिस्टम की क्षमता जो होती है, आपका सिस्टम जो स्ट्रेंथ होता है, पावर होता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन से बना है, कितना रैम है, कितना मतलब कि किस आपका हार्डवेयर कैसा है, उस पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो एक बार में ये दो पैरेलल टास्क प्रोसेस करेगा। इसी तरह ये 5 बार चलेगा, तो 5 बार में ये
10 टास्क प्रोसेस कर दिए। यहां तक समझ में आएगा? इस कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं ठीक है, ठीक है। तो ठीक दीपक लग रहा है। दीपक है क्या, या दीपक गया? दीपक दिख तो रहा है बट He's on म्यूट पे है mute। और चलो हाँ भाई, ठीक है। अरे हाँ इतना भाई, तक समझ में आया? जवाब दे दिया करो यार। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। दूर से आ रहा है। नेहा आपको हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना? मतलब ये चीज देखो, जनरल सिनेरियो में देखोगे ना, तो प्रोजेक्ट हम्म मैनेजमेंट का सोचो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर, ये कुछ नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जनरल सिनेरियो में जो प्रोजेक्ट में, कंपनी में जो प्रोजेक्ट में काम करते हो, बस वही चीज आप फॉलो कर रहे हो। आपने क्लाइंट ने आपको ड्राइवर नो आपको टास्क असाइन किया, तो आपने क्या किया, रिसोर्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिसोर्स मैनेजर ने एप्लीकेशन मास्टर को दे दिया, है ना? मतलब कि हम्म लीड्स को दे दिया, हर टीम के लीड्स को दे दिया, है ना? और वो लोग इंडिविजुअली अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपना अपना काम कर रहे हैं। बस यही सीन है। हम्म और जब ये काम पूरा होगा तो ये क्या करेगा, फिर एप्लीकेशन मास्टर को बोल देगा कि भाई मेरा ये काम पूरा हो गया। एप्लीकेशन मास्टर उस चीज को बंडल कर लेगा, और बंडल बनाकर, मतलब कि ये बनाकर भेज देगा ये रिसोर्स मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन। ठीक है? अब रिसोर्स मैनेजर के पास भेज दिया, भाई मेरा काम हो गया, ये बोल दिया मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। तो फाइनली ये ड्राइवर नोड के पास ये भेज देगा कि भाई सबका काम हो गया। फाइनल एग्रीगेशन जो है यहाँ ड्राइवर नोड पे हो जाएगा। ठीक है? फाइनल एग्रीगेशन जो हमारा है ड्राइवर नोड पे हो जाएगा, और ड्राइवर नोड फिर वापस क्लाइंट से इंटरेक्ट कर देगा कि भाई तुम्हारा काम हो गया, ये है तुम्हारा रिजल्ट। यही है बस स्पार्क आर्किटेक्चर। बस इतना सा है स्पार्क आर्किटेक्चर। इसको आप ऐसे समझोगे ना, आप दिमाग में भिड़ाते रह जाओगे, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी समझने में। लेकिन जब मैंने इसको रियल लाइफ से इंटरेक्ट किया, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इंटरेक्ट किया, मेरे लिए ये खेल बन गया। ठीक है? अब ठीक इसमें है। थोड़ा सा और ये चीज समझ लेते हैं कि 2 कोर्स हमने जो असाइन किया, हर कोर एक पार्टीशन को परफॉर्म करता है, एक कोर एक पार्टीशन को एग्जीक्यूट करता है। तो 2 कोर 2 पार्टीशन को एग्जीक्यूट किया। कैसे एग्जीक्यूट किया? तो पैरेलली किया। ठीक है? 2 कोर्स मतलब 2 कोर्स एक साथ, 2 टास्क एक साथ चल सकते हैं। ठीक है ना? मतलब क्या 2 टास्क एक साथ चल सकते हैं, क्या मतलब? मतलब कि अरे यार, मान लो कि देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो मतलब नहीं है ना किसी चीज का। हमारा लक्ष्य पैरेलल क्या है? हमारा लक्ष्य है पैरेलल प्रोसेसिंग करवाना। ठीक है? मान लो कि 10 टास्क तुम्हें, 10 पार्टीशन तुम्हें इस ब्लॉक पे मिले हैं। इस ब्लॉक पे स्पार्क ने तुम्हें 10 पार्टीशन दिए हैं। ठीक है? 10 पार्टीशन दिए हैं, 10 ब्लॉक्स दिए हैं। तो उन 10 ब्लॉक्स को एक साथ प्रोसेस, 10 को एक साथ थोड़ी ना प्रोसेस कर देगा। जितने कोर्स हैं उतने प्रोसेस करेगा। 2 कोर्स हैं अगर, तो दो एक साथ प्रोसेस करेगा, 2 टास्क को एक साथ प्रोसेस करेगा। तो कितने हो गए? 1 और 1 2 हो गए, और 10 टास्क हैं तो कितनी बार चलेगा ये? 5 टाइम्स ये चलेगा टास्क। मान लो कि a प्लस बी इसको जोड़ना है, तो a प्लस बी ये 5 बार जोड़ेगा पैरेलली। ठीक है? ठीक है? ठीक है, तो यही आर्किटेक्चर था गाइस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग का क्लियर है ये। ठीक है? ठीक है ना? तो आर्किटेक्चर आपने समझ लिया, आपने स्पार्क की जरूरत क्या है वो समझ ली। ठीक है? और देखिए, एक मिसकंसेप्शन है कि स्पार्क जो है वो सब चीज रैम पर प्रोसेस करता है। नहीं, ये कॉन्सेप्शन गलत है। ठीक है? ये कॉन्सेप्शन गलत है। इसी चीज को मैं समझाऊंगा डैग में। ठीक है? सारी चीजों को नहीं करता रैम पे प्रोसेस, कुछ चीजों को करता है। ठीक है? सिर्फ एक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है? ये कोई बोले ना कि स्पार्क सीधे रैम पे प्रोसेस करता है, नहीं, ये चीज गलत है।
स्पार्क एक्शंस को परफॉर्म करता है, फाइनल एग्रीगेशन को परफॉर्म करता है रैम पे, ठीक है। और कैसे लोड होगी मेमोरी वो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये कैसा, ये कुछ को रैम में और कुछ को डैग में, ये कैसे कुछ ये डैग इसको मैं different- बताऊंगा ना, जब मैं अभी मैं डैग शुरू करूंगा ना, तो हो सकता है आज शुरू करूं या फिर अगली क्लास में, तो मैं ये डैग बताऊंगा। डैग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा अभी। डैग आना जरूरी है क्योंकि डैग का कॉन्सेप्ट इज अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन क्या होते हैं। ये थ्योरी क्लास चल रही है, आप बस जानो कि क्या होते हैं एंड एक्शंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शंस इन स्पार्क। देखिए, आप कभी भी कोई भी फाइल को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कभी भी, आप लोगों ने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया है क्या? किसी को कुछ पता है? कोई भी, आप तीनों में से कोई भी बता सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आइडिया है क्या आप लोगों में से किसी आगे को? करते हैं, करते थे मतलब अरे क्या, जैसे ट्रांसफॉर्म जैसे कोई एग्जांपल मुझे आप बताओ, फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अब मेरा डेटा आ रहा है CSV में, चाहे वो कोई स्काई फाइल में, किसी भी फाइल में आ रहा है, उसको मैं ट्रांसफॉर्म करने से पहले उसको एक कॉमन फॉर्मेट में ले जा करके फिर हम उसको जो कॉमन हम अपने फॉर्मेट, चलो पहले मैं लिखते जाता हूँ। कॉमन फॉर्मेट, हाँ, एक कॉमन फॉर्मेट में हम ले गए। उसके बाद उसको फिर हम अपना जो हमारा जो टूल है, टूल के अकॉर्डिंग हमें उसको उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए, उसको मतलब उसके अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको डेटा को इंपोर्ट करते हैं, और फिर या तो ट्रांसफॉर्मेशन उसके पहले करते हैं या फिर बाद में करते हैं। नहीं जनरलाइज्ड टर्म में मैं पूछ रहा हूँ, थोड़े बहुत जनरलाइज। नेहा, आप कुछ बताओ। ट्रांसफॉर्म जैसे वही कोई भी डेटा आ रहा है उसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कैसे हाँ, उसको करना है तो मतलब कि है ना। जनरल सिनेरियो में मैं पूछ रहा हूँ, जनरल सिनेरियो में मैं कुछ, मैं सुनना जो चाह रहा हूँ वो जनरल सिनेरियो में मैं सुनना चाह रहा हूँ। क्या मतलब कि मैं क्या समझूं ट्रांसफॉर्मेशन से? दीपक, आपको कोई आइडिया है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई हाँ, वैल्यू अगर इंटीजर में क्या आ रही है जैसे और उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एग्जांपल दो। मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई आइडिया दो। कोई कुछ पता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर का? ट्रांसफॉर्मेशन में हम नल वैल्यूज या जो भी एग्जैक्टली, डुप्लीकेट जो रिडक्टेंट डेटा है उस पे बहुत वर्क बढ़िया। करेंगे। नल वैल्यूज फिल्टर, ठीक है। नल वैल्यूज फिल्टर या इम्प्यूटेशन, ठीक है, ठीक है। और बोलते जाओ गाइज, आप लोग को कोई आइडिया है तो बोलते जाओ। डुप्लीकेट वैल्यूज, अरे वाह, क्या रिमूवल बात ऑफ है, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूवल, ठीक है। और कोई बताओ। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो डेटा क्लीनिंग है। हाँ, मतलब कि ये क्या है, मैं बताता हूँ। कहीं आवाज आ रही है, मैं बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ, चलो इतना इतना काफी है, ठीक है। आप क्या करते हो जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस में? क्या करते हो आप क्या करते हो? या तो फिल्टर करते हो डेटा को, ठीक है। डेटा को या तो फिल्टर करते हो, राइट, या आप क्या करते हो? रिमूवल करते हो डेटा का, मतलब कि रिमूवल नहीं, डर्टी रिकॉर्ड्स, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्यूटेशन करते हो। मैं जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ। या तो आप डेटा को फिल्टर करते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, या तो डेटा को आप जंक वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूवल करते हो, या फिर कुछ इम्प्यूटेशन करते हो, ठीक है। इम्प्यूटेशन मतलब कुछ की जगह कुछ भरना, ठीक है। या फिर आप या फिर आप न्यू कुछ न्यू कॉलम न्यू कॉलम या फिर न्यू वैल्यू एडिशन, ठीक है। विच डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा कुछ जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसमें आप नए वैल्यू को ऐड करके वो चीज कर, जैसे मैं बताता हूं। जैसे जैसे आप मान लो कोई इंप्लॉय टेबल है, ठीक है। जैसे कोई, या फिर कोई स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट में क्या है,
आईडी है, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है, सब्जेक्ट 2 का मार्क्स है, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 है, 95 है, 98 है, ठीक है। 2 है, इसमें सब्जेक्ट 1 में जैसे आया इसको 80 और ये 75, ठीक है। मुझे एक चाहिए, ये आपकी फाइल है, ठीक है। अब मान लो कि मैं तीनों एग्जाम्पल को बता दे रहा हूं, यहां पर है नल और यहां पर है 80, ठीक है। चौथा हो गया, चौथा फिर है ID 2, 80, 75, ये वाले रो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। यहां मैं तीनों सिनेरियो आपको दे रहा हूं, ठीक है। और क्या हो गया, क्या क्या था यार, एक नल वैल्यू रिमूवल था, एक डुप्लीकेट था, एक फिल्टर था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं, चलो ये इतना इतना काफी है, ठीक है। अब देखो पहला केस क्या था हमारा, पहला इसमें केस क्या था कि फिल्टर द थिंग्स। आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेरी बना सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूं जनरल सिनेरियो में, सेलेक्ट करो वेयर आईडी इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये आपका फिल्टर कंडीशन हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन का केस हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का केस मैं आपको बताता हूं, जनरल सिनेरियो में बता रहा हूं, आप इसको रिलेट करके देखो। आप जितने रिलेट करके देखोगे ना रियल लाइफ से, उतना चीजें समझना आसान हो जाएगा। स्पार्क कोई मैजिक नहीं है ना, कोई कोई बहुत बड़ा हवा बना के इसको रखा हुआ है मार्केट में, ऐसा कोई हवा है नहीं है। जनरल सिनेरियो में आप देखोगे बड़े आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 में क्या हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन 2 है नल वैल्यू रिमूवल। तो अब देखो कि यहां पर हमारा नल वैल्यू आ रहा है, क्या आप ये सही है, नहीं सही है। अब या तो इसके साथ दो केस कर सकते हो, या तो आप ये पूरा रिकॉर्ड रिमूवल कर दो, ठीक है, ये पूरा 3 हटा ही दो, ठीक है, डिलीट कर दो इसको, ठीक है। जो जनरल सिनेरियो में आप डिलीट कमांड चलाते हो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे करते हो ना आप, डिलीट कमांड चलाते हो ना सीक्वल में, ठीक है। और नहीं तो आप इसको इंप्यूट कर दो, ठीक है, आप इसको इंप्यूट कर दो, अपडेट एम्प्लॉय सेट S1 इक्वल टू एवरेज वैल्यू, अगर सेट करना है तो एवरेज वैल्यू सेट कर दो इसका, ठीक है। एवरेज वैल्यू नहीं तो आप कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैं कांस्टेंट वैल्यू अभी कर देता हूं अभी के लिए 90 वेयर आईडी इक्वल टू 3, यही करते हो ना आप अपडेट में। अरे मेरी हैंडराइटिंग वैसे हो रही है, ठीक है, नहीं तो आप समझ लो, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ ठीक है। और तीसरा केस देखो, तीसरा केस है दो जो है, ये रिकॉर्ड नंबर 2 और ये रिकॉर्ड नंबर 4, ये देखो एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, ठीक है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। तो क्या आपको लगता है क्या ये डेटा आपको सही रिजल्ट देगा? आप जब रिपोर्टिंग पर आप आओगे, रिपोर्टिंग पर आप जब फाइनल एग्रीगेशन परफॉर्म करोगे, तो क्या आपको ये सही रिजल्ट आपका एग्रीगेशन देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज है, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो आप इसके लिए फिर आप विंडो फंक्शन यूज करोगे एनालिटिकल वाला, उसके लिए बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। अभी इसकी क्वेरी लंबी हो जाएगी, ठीक है। विंडो फंक्शन रो नंबर को यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, रो नंबर को यूज कर देंगे, पार्टीशन बाई आईडी S1 S2, ठीक है, तीनों के साथ पार्टीशन कर देंगे, एग्जैक्ट डुप्लीकेट है ये, तो रो नंबर के अंदर पार्टीशन बाई आईडी S1 S2 कर देंगे, ऑर्डर बाई आईडी कर देंगे, और उसके बाद हम उसको हटा देंगे, टेम्प टेबल क्रिएट करके उसका ट्रंकेट करके हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। और चौथा केस है, जो चौथा केस मैं जो बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। एक ऐसा कॉलम जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मुझे देना है। मतलब इस टेबल में एक ऐसा कॉलम मुझे देना है, एवरेज मार्क्स, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये वर्चुअल टेबल है, ये वर्चुअल कॉलम है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमें इसमें देना है कि 95 98 का जो भी एवरेज मार्क्स हो, सपोज 96.5 हो, आई थिंक सो, ठीक है। इसी तरह से 80 और 75 का शायद 77.5 हो, आई एम नॉट श्योर। उसी तरह ये इंप्यूटेड वैल्यू के बाद 82 और 80 का 81 हो, जैसे, है ना।
तो 80 और 75 का जैसे 77.5, मतलब कि ये तो हट ही जाएगा, ठीक है, ये दे दे तो ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखोगे, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता आप उसको मैन्युअली क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज अ बेस्ट वे टू रिफ्लेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन काफी समझा चुका, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ये होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपको क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने में हेल्प करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं बताता हूं ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आज बताऊंगा, एक्शन भी बता दूंगा। वो उसमें उसमें आपको होते हैं एक जो डेट, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट शफलिंग, ठीक है, एक होता है विथ शफलिंग। मैं बताता हूं ये क्या है। आई नो द गाइस ये हेवी हो रहा है जो थोड़ा ज्यादा, मैं लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये अच्छे से कर पाओगे। बस मैं इसके बाद बंद ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शफलिंग क्या होता है डेटा का, जैसे आपका ये आर्किटेक्चर है, नेम नोड, सॉरी ड्राइवर नोड, नेम नोड नहीं बोलूंगा, स्पार्क में इसको ड्राइवर नोड ही बोलते हैं, इसलिए मैं वही बोलूंगा जो स्पार्क में यूज होता है। हडूप में मुझे हडूप वाला ज्यादा आदत है ना, ठीक है। ये है एग्जीक्यूटर नोड, ठीक है, एग्जीक्यूटर नोड, ठीक है। एग्जीक्यूटर नोड के पास कुछ डेटा है, ठीक है, इसके पास कुछ डेटा है, इसके पास कुछ डेटा है, इसके पास कुछ डेटा है। तो वैसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल अपने सिस्टम पे ही चले और इसी से में प्रोसेस हो, जैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं विदाउट शफलिंग यानी नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर, क्या ये पूछा ही जाता है, ये 99.99% पूछा जाएगा। और जो आपस में डेटा का आदान प्रदान जहां चले, ठीक है, आदान प्रदान चले आपस में, क्योंकि डेटा नोड आपस में भी बातचीत करते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर का क्या मतलब हुआ, क्लस्टर का मतलब ही हुआ ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में भी डेटा नोड बातचीत करते हैं, ड्राइवर नोड से तो बात कर, अब खुद ही सोच लो ना, तुम टीम लीड ने तुम्हें टास्क असाइन किया, तो तुम्हें और मेरे को टीम लीड में टास्क असाइन किया, तो ऐसा थोड़े है कि मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हें कोई इशू आएगा तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं, है ना। किसको टीम बोला? लीड के पास जाओगे जब पूछने ना, तो वो गालियां सुनाएगा, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम मुझसे पूछोगे, अरे भाई सत्यम बता यार तुझे ये आता है कि नहीं, हाँ यार मुझे आता है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। या फिर मुझे कोई दिक्कत आया तो मैं, प्रवीण यार तुम्हें आता है कि नहीं, हाँ भाई मुझे आता है, चलो बता दो यार। तो आपस में ये कम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है। तो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन एमंग देमसेल्व्स, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, डोंट कंफ्यूज। नैरो ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जहां डेटा इंडिविजुअल अपने सिस्टम पे काम करता हो, जैसे फिल्टर, फिल्टर कमांड, फिल्टर कमांड क्या हुआ, फिल्टर कमांड क्या हुआ, जैसे एज लेस देन 20, इसके लिए इसको इससे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है ये अपने सिस्टम पर भी डेटा में काम कर लेगा, ठीक है। इसको लाइट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, हल्की ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे फिल्टर हो गया, फिल्टर में इसको किसी दूसरे के डेटा से क्या मतलब, ये अपने अपना डेटा ये परफॉर्म करेगा, ये अपना डेटा परफॉर्म करेगा, ये अपना फिल्टर परफॉर्म करेगा, ये अपना फिल्टर परफॉर्म करेगा, सिंपल, ठीक है। जैसे फिल्टर हो गया, मैप हो गया, मान लो कि फिर एज 20 को मुझे मैप करना है 1 से, ठीक है, ठीक है, एज को मैप करना है 1 से, मैंने मैप कर दिया, इसमें दूसरे की जरूरत नहीं है, राइट। फिल्टर हो गया, मैप हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, फिल्टर हो गया, मैप हो गया
और क्या हो गया यार, रिप्लेस हो गया। ठीक है, और भी छोटे मोटे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फ्लैट मैप हो गया। फ्लैट मैप मैं बताऊंगा कि फ्लैट मैप क्या होता है बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये सब हो गया नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जहां शफलिंग कहां कहां चलती है, कैसे पता करेंगे? देखो, जो सीक्वल जानते हैं ना वो ये सब चीजें आसानी से सीख जाएंगे। तो आप लोग सीक्वल अगर जानते हो तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिल्टर करना आपको आता है ना, एज लेस देन 20 है सेलेक्ट करके। हेलो, हाँ ये ठीक है। ठीक है। अब विथ शफलिंग क्या होती है, मतलब डेटा आपस में कब बातचीत करते हैं? तो सिंपल सा चीज है, आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, तो भाई डेटा कुछ इस पे होंगे, कुछ इस पे होंगे, कुछ इस पे होंगे, कुछ इस पे, a डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी करोगे तो ये इस डेटा पर सिर्फ ज्वाइन होके नहीं होगा। इस ज्वाइन में ना आपको सारे डेटा में परफॉर्म करना पड़ेगा, सारे डेटा से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और ये होते हैं हेवी ऑपरेशन, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग हाई होती है। ठीक है, कॉस्टफुल होता है ये, और ये चीप होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है तो चीप होता है, इंडिविजुअल सिस्टम पे परफॉर्म हुआ तो ये चीप हुआ, और ये कॉस्टफुल होता है। ठीक है, तो ज्वाइन परफॉर्म हुआ, फिर होगा आपका ग्रुप बाई। ग्रुप बाई भी हेवी ऑपरेशन है। जनरल सीक्वल के सिनेरियो में समझो यार, ग्रुप बाई एक हेवी ऑपरेशन है, राइट? है ना? फिर आपका हो गया विंडो फंक्शन, जैसे रो नंबर। ठीक है, डेंस रैंक, डेंस रैंक। ठीक है, रैंक, लीड, लैग। ठीक है, लीड, लैग, ये सारे हेवी ऑपरेशन है। ये सब जाएंगे इसमें हेवी ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि इनमें आपस में डेटा में शफलिंग चलेगी। शफलिंग होती है, शफलिंग मतलब आपने ताश खेला होगा अपने जमाने में, है ना? सभी ने ताश कार्ड्स खेले होंगे। तो कार्ड्स क्या करते हो, एक बार गेम खेल के क्या करते हो, शफल करते हो ना कार्ड को, है ना? वैसे ही तो नहीं बांट देते हो, एक गेम खेल लिया उसके बाद शफल किया। ठीक है, वही चीज है, शफल होता है, डेटा शफल होता है। ज्वाइन में डेटा शफल होगा, ग्रुप बाय में डेटा शफल होगा, विंडो फंक्शन में डेटा शफल होगा। ठीक है, या रिड्यूस हो गया, रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस हो गया, या रिड्यूस बाय की हो गया, इसमें भी शफल होगा। मैप में शफल नहीं होगा, क्योंकि मैप जो होता है वो वो लाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैपिंग हो गई इंडिविजुअल सिस्टम पे, लेकिन रिड्यूस कर रहे हो किसी चीज में, रिड्यूस कर, रिड्यूस मतलब क्या हुआ, कंडेंसेट करना। ठीक है, कंडेंस करना, कंडेंस करना, है ना? बहुत सारी चीजों को एक में मिला रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है सफलिंग होगी। समझ में आया है गाइस आप लोगों को? नेहा, दीपक, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। ठीक है ना? ओके। चलो, तो ये एक्शन का करके फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, आई नो ये कुछ क्लासेस हेवी हैं, है ना? थोड़े एक एक घंटे के चल रहे हैं, लेकिन आगे के क्लासेस एक एक घंटे के मैं नहीं लूंगा, है ना? ये हेवी है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्शंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। अब एक्शंस क्या है? एक्शंस वो हैं जो आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे जो आप यूजर, मतलब ये आप जो फाइनल करना चाहते हो, फाइनल आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये क्या होते हैं, बेस्ड ऑन एग्रीगेशन होते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन। ठीक है, फाइनल एग्रीगेशन या फिर डिस्प्ले। ये जो चीजें होती है ना वो एक्शन होती है, मतलब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आप किसी चीज को शो करते हो, है ना? आपको रिजल्ट, आपने कोई डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को आप रिजल्ट को देखना चाहते हो, तो वो क्या करोगे, शो करोगे। ठीक है, तो ये भी एक्शन हुआ, लेकिन ये थोड़ा शो जो है ना वो, हाँ, शो हुआ। ठीक है, उसी तरह हुआ कलेक्ट। ठीक है, ये आरडीडी का ऑपरेशन है, कलेक्ट। ठीक है, आरडीडी और डेटा फ्रेम का दोनों का अलग अलग ऑपरेशन चलता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है कैसे। टेक हो गया। ठीक है, आप कुछ रिकॉर्ड को टेक करना चाहते हो,
ये एक्शंस आप ले रहे हो, मतलब एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, टेक हो गया, ठीक है। और जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस के एग्रीगेट फंक्शंस आप जानते हो ना, एग्रीगेट फंक्शन आपने देखा होगा, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, जैसे काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है। आपने सीक्वल पढ़ा होगा तो आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा, सम हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस हैं, ठीक है, टेक कलेक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस हैं, ठीक है। तो एक्शन में क्या क्या है, या तो आपका एग्रीगेट फंक्शंस आ गए, और नहीं तो आपका टू डिस्प्ले समथिंग आ गया, या फिर कलेक्ट समथिंग हो गया, या फिर आपको कलेक्शन हो गया, किसी चीज को आप कलेक्ट करते हो तो वो भी एक्शंस में आते हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्लास जो लूंगा, अब आज का क्लास तो ओवर हो गया, अब मैं अगला क्लास जो लूंगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस कैसे काम करते हैं, एंड दैट इज डैक, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। आप समझ जाओगे कि एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म्स होते हैं। तो ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि डैक्स क्या है। देखिए गाइज, आप लोग थोड़ा सा इसमें थ्योरी क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज समझने से ना आपका स्पार्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है और पेड़ काटने में आपको 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो आपको 6 घंटे जो है ना वो अपने अपने हथियार को शार्प करने में लगाना चाहिए, और 2 घंटे में काटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। 6 घंटे शार्प करने में अपने हथियार को लगाओ, आरी को 6 घंटे लगाओ शार्प करने में, और 2 घंटे में काटने में, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरी तो लगेगा, शुरुआत में मैं सोच रहा था कि कम थ्योरी लगेगी, लेकिन नहीं थ्योरी है, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे हम वो मतलब बेस क्लियर नहीं हुआ तो ऊपर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा, है ना। तो डैक्स अभी पढ़ेंगे, डैक्स के बाद फिर हम लोग डेटाब्रिक्स इंट्रो देखेंगे, ठीक है। तो the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.